जी नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है जो कि MHI 1 का ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यह है कि सांस्कृतिक रूपांतरण की उन मुख्य विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने मध्ययुगीन यूरोप को आधुनिक यूरोप में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सांस्कृतिक रूपांतरण क्या है। तो देखिए, किसी भी समाज की जो सोच होती है, उसका जो विश्वास होता है, उसमें जो ज्ञान होती है, उसकी जो कला होती है, उसकी जो जीवन शैली होती है किसी भी समाज की, ठीक है, उसमें जो गहरा और स्थायी जो परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग सांस्कृतिक रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है। भूमिका के तौर पर सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि सांस्कृतिक रूपांतरण का मतलब क्या है। तो भूमिका के तौर पर सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे आंसर में। तो कहा गया कि सांस्कृतिक रूपांतरण की जो मुख्य विशिष्टताएं हैं, उसकी क्या विशेषता है, वही बताना है। और युगीन जो यूरोप था, उसको आधुनिक युग में कैसे परिवर्तित कर दिया सांस्कृतिक रूपांतरण ने। ठीक है। मतलब मैं इसका सीधा सा लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूँ कि किसी एक समय का जो संस्कृति चल रहा था, वो आज के समय में कैसे कन्वर्ट हो गया, वही बताना है। तो यहाँ पे यूरोप के बारे में बताना है। ठीक है। तो भूमिका में लिखेंगे कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो गहरे परिवर्तन हुए, उन्होंने मध्ययुगीन सोच, सामाजिक जो व्यवस्था और धार्मिक प्रभुत्व को चुनौती दी। ठीक है। पुनर्जागरण, मानवतावाद, धर्म सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति ने मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। इन्हीं परिवर्तनों के कारण यूरोप मध्ययुग से निकलकर आधुनिक आधुनिक युग में प्रवेश कर सका। तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि पुनर्जागरण हुआ, मतलब लोगों में नई चेतना फिर से जागी, मानवतावाद दिखी, धर्म का जो आंदोलन चल रहा था उसमें सुधार हुआ, वैज्ञानिक क्रांतियां देखने को मिली, मतलब पुरानी जो थिंकिंग थी उसको बदलकर नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सोचने का सिलसिला चालू हुआ। तो इन्हीं सब कारणों से जो यूरोप मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछला सारा वीडियो देखा है। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बाकी का वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। पहला नंबर है मानव केंद्रित दृष्टिकोण का उदय। मतलब देखिए, मध्य युग में ईश्वर को जीवन का केंद्र माना जाता था। मतलब यहाँ पर हम लोग दो समय को एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, पहला क्या कहा गया है कि मध्य युग जब चल रहा था तो ईश्वर को जीवन का केंद्र माना जाता था, तो मतलब भगवान ही सब कुछ है। लेकिन पुनर्जागरण के साथ मनुष्य स्वयं विचार और अध्ययन का केंद्र बना। मतलब जब लोगों में चेतना जागी, लोगों ने जब खुद के बारे में सोचा, स्वयं सारी चीज़ों को करने के बारे में जब सोचा, उनमें जब विचार आया, जब उन्होंने अध्ययन किया, तो क्या केंद्र पाया? अपने आप को मनुष्य ही केंद्र में है, भगवान नहीं है। ठीक है। मानव की बुद्धि, अनुभव और रचनात्मकता पर विश्वास बढ़ा और मानव के महत्व को स्वीकार किया गया। मतलब पहले भगवान को केंद्र में रखा जाता था, अब जब लोगों में पुनर्जागरण आ गया है, लोगों में सोच विचार करने की शक्ति आ गई है, लोगों में अध्ययन करने का जब ऐसा जो मतलब लोगों ने अध्ययन जब किया, तब पता लगा कि नहीं, मनुष्य ही स्वयं केंद्र बिंदु में बसा हुआ है। क्योंकि उसकी बुद्धि, उसके अनुभव, उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसे हम लोग कहते हैं, उसका विश्वास जैसे जैसे लोगों में बढ़ा, मानव के महत्व को स्वीकार किया गया। ठीक है। दूसरा क्या है? मानवतावाद का विकास। मानवतावाद मतलब देखिए, मानवतावाद ने शिक्षा, इतिहास, दर्शन और राजनीति को नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया। तो मानवतावाद ने किन किन चीज़ों में मतलब नई दृष्टि लगाई? शिक्षा को नई दृष्टि से देखा, इतिहास को नई दृष्टि से देखा, दर्शन को और राजनीति को भी। तो इसमें व्यक्ति के मान सम्मान, व्यक्तिवाद और सार्वजनिक सद्गुणों पर बल दिया गया, जिससे बौद्धिक जीवन में नई चेतना आ गई। तो इनमें क्या किया गया? व्यक्ति के मान सम्मान की बात, व्यक्तिवाद की बातें आई,
सार्वजनिक सद्गुणों की बात आई, मतलब लोगों में, सभी में, सार्वजनिक मतलब सभी में कौन कौन से अच्छे गुण हैं उसकी बात आई, जिससे क्या हुआ, बौद्धिक जीवन में नई चेतना देखने को आई या फिर देखने को मिली। ठीक है। तीसरा नंबर है धर्मनिरपेक्षता की भावना। देखिए, धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र को केवल धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति कमजोर हुई। मतलब धर्म से निकलकर धर्मनिरपेक्ष की ओर गई। मतलब किसी भी धर्म को अगर देखा जाए, मतलब धर्म से बाहर निकलकर, धर्म का जो एरिया था, जो दायरा था, उससे बाहर निकलकर बाकी चीज़ों को देखने का जो सिलसिला था वो चालू हुआ। जैसे कला, साहित्य और शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष सोच का विकास हुआ। मतलब शिक्षा में केवल धर्म ही नहीं, धर्म से बाहर की चीज़ों का भी विकास हुआ। कला में, साहित्य में धर्मनिरपेक्ष जो सोच था लोगों का, वो देखने को मिला। तो जो आधुनिक संस्कृति की पहचान बनी, तो आज वो चल रही है। ठीक है। चौथा नंबर है कला और साहित्य में नवीनता। मतलब जो कला है, जो साहित्य है, उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो पुनर्जागरण काल में कला और साहित्य में यथार्थवाद, मानव भावनाओं और प्रकृति के सुंदर चित्रण को महत्व मिला। मतलब प्रकृति का सुंदर चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? साहित्य में देखने को मिलता है। तो कवियों द्वारा या फिर लेखकों द्वारा जो कला या फिर जो रचनाएं की गई, उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकृति को अपने अपने काव्य में उतारा है। तो मध्ययुगीन धार्मिक प्रतीकों की जगह मानवीय जीवन के विविध पहलू सामने आ गए थे। पांचवा है चर्च की सत्ता को चुनौती। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की निरंकुश शक्ति और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। चर्च भी धर्म से संबंधित है, तो क्या किया गया, जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे उसमें चर्च या फिर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उस पर सवाल उठाया। व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो चर्च की मध्यस्थता को कम किया गया। जो चर्च की मध्यस्थता है, मतलब व्यक्ति और ईश्वर के बीच में कौन है? चर्च है। मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार, ये सभी चीज़ों को क्या कहा गया, इन सब का वैल्यू कम किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। ठीक है। छठा है प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद। सबसे पहले शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करिए। देखिए, प्रोटेस्टेंट नैतिकता का मतलब हो गया कि आपके पास जो धन है, ठीक है, उसको अच्छे कामों में लगाना। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोटेस्टेंट नैतिकता की, तो आप लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लिखा गया कि प्रोटेस्टेंट सुधार। क्या हुआ इसमें? प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने मितव्ययिता, परिश्रम, बचत और ब्याज पर ऋण को स्वीकार किया, बनाया, और इससे व्यापार, उत्पादन और उद्यम को बढ़ावा मिला और पूंजीवाद के विकास का मार्ग खुला। देखिए, मैं इसको सीधा सपाट भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है जो परिश्रम से धन कमाता है, तो परिश्रम से धन कमाने पर वो मितव्ययिता जरूर करना चाहिए उसको, क्योंकि उसके ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब खर्च नहीं होंगे तो आपके पास बचत होगा। जब बचत होगा तो वो आपके अच्छे कामों में लगेंगे। ठीक है। बस यही इसका मीनिंग है प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का। मतलब जब आपका बचत लिमिट में होगा, खर्च आपका लिमिट में होगा, तो आपके पास बचत होगी तो आप पूंजीवाद में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि ब्याज पर ऋण को स्वीकार किया पूंजीवाद ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता के साथ। ठीक है। तो इससे व्यापार जो था, इससे क्या हुआ, पैसा बचा। पैसा बचने पर क्या हुआ, व्यापार हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है। उसी तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ। सातवां नंबर है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। मतलब धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ, व्यापारियों और मध्य वर्ग का महत्व भी बढ़ गया, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका भी वैल्यू बढ़ गया, और सामंती व्यवस्था कमजोर पड़ी। इससे समाज अधिक गतिशील और आधुनिक बनता चला गया। मतलब मिडिल क्लास के लोगों को वैल्यू मिलने लगी, नगर का विकास हुआ, सामंती व्यवस्था जो थी वो कमजोर पड़ गई, उसका धीरे धीरे दबदबा खत्म हो गया। तो इसी तरह गतिशील होता रहा और आधुनिकता की ओर बढ़ता चला गया। आठवां नंबर है स्त्रियों की स्थिति पर नई बहस। देखिए, यद्यपि महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी रही,
मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी महिलाओं की स्थिति जो थी वो कमजोरी मतलब बनी रही। फिर भी मानवतावाद और धर्म सुधार आंदोलनों ने उन्हें शिक्षा देने की बात उठाई। मानवतावाद ने भी स्त्री को शिक्षा देने की बात उठाई और धर्म सुधार आंदोलनों वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने भी कहा कि स्त्री को शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे आगे चलकर जो स्त्री समानता का संघर्ष थे उसकी नींव पड़ गई और स्त्री समानता का संघर्ष बाद में हुआ था। ठीक है। 9 नंबर का है वैज्ञानिक सोच और प्रयोगवाद। मतलब वैज्ञानिक क्रांति ने पर्यवेक्षण, प्रयोग और तर्क पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो ऑब्जर्व किया गया, जो देखा गया आंखों से, जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किया गया और तर्क सहित जो बातें थी उसी के आधारित ज्ञान को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो संसार को दैवीय हस्तक्षेप से मुक्त कराया, नियमों से संचालित व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। इस समय में मतलब कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए, जो दैवीय शक्ति थी या फिर दैवीय हस्तक्षेप से समाज को मुक्त कराया गया। जो आंखों देखी घटना थी उस पर विश्वास करने को लोगों को कहा गया। तो नियमों से बंधी व्यवस्था को मतलब व्यवस्था में देखा जाने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे वो आधुनिकता की ओर बढ़ चले। ठीक है। 10वां नंबर है आधुनिक विज्ञान की स्थापना। मतलब कोपरनिकस, आज जो विज्ञान हमारे पास है उसमें कौन कौन है, कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन ने अरस्तु की पुरानी विश्व दृष्टि को तोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किया। मतलब जो अरस्तु, प्लेटो का जो पुरानी विश्व को देखने की जो दृष्टि थी उसको तोड़कर किसने तोड़ा, न्यूटन ने। ठीक है, केपलर ने और कोपरनिकस ने। तो इन लोगों ने क्या किया, पुरानी दृष्टि को तोड़कर नई दृष्टि लोगों के सामने रखी। ठीक है, आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आज का जो दृष्टिकोण है वो लोगों के सामने रखा। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम और है जो देकार्त और बेकन है। इन्होंने तर्कशीलता को समाज में फैलाया। मतलब किसी भी चीज़ पर सोच समझ कर उस पर अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो तर्कशीलता को समाज में फैलाया जिससे आधुनिक विश्व की नींव पड़ी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि इस प्रकार सांस्कृतिक रूपांतरण की इन विशेषताओं ने यूरोप को मध्ययुगीन धार्मिक, सामंती और रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकालकर आधुनिक, तर्कशील और वैज्ञानिक युग में पहुंचाया। तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति ने मिलकर आधुनिक यूरोपीय समाज और संस्कृति की आधारशिला रखी जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो बनाने का ट्राई करता हूं ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एक हाइप ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।